लोगों ने अच्छा से पढ़ा था और जो टॉपिक चल रहे थे वो कौन था? इंडेफिनिट। तो जिनसे पूछा जाए वो अपना बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये चल रहे थे ना, तो एक बार यहाँ ध्यान देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था और हमने दो ही चीज पे फोकस किया हुआ था कि अगर कोई भी टेंस के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है। कौन कौन? आइडेंटिफिकेशन और रूल। ठीक है, तो आर यू ओके विद आइडेंटिफिकेशन एंड रूल? आइडेंटिफिकेशन में क्या बताया गया? वर्ड प्लस का है, ती है और ते है। बेसिक है, हमको ये चाहिए ही चाहिए। अब हम कहेंगे सर हमें टेंस आता है, ठीक है, बट हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन को। इतना ध्यान में रखेंगे और उसके हिसाब से हमें एक एक चीज क्लियरली समझ में आनी चाहिए। और समझ में ही नहीं आनी चाहिए, परफेक्शन आपके पास होना चाहिए। अब परफेक्शन तो तभी आएगी जब हम इसके रूल और इसके क्या रूल और आइडेंटिफिकेशन दोनों मेरे पास हो। तो एक बार फिर लास्ट क्लास की बात है, हम यहाँ देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन बस हमें सिंपली चाहिए। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वर्ब में क्या होंगे भाई? ता है, ती है और ते है। ठीक है, ता है, ती है और ते। रूल जरा बताएंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वर्ब प्लस एस या ES। अच्छा, ये सबसे बड़ा क्या है हमारे एरर होने का कारण है। कभी कभी वर्ब में SES का ख्याल हम नहीं रखते। हमें पता होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। मेन फोकस इसी पे ध्यान दें। प्लस एक बात और भी जान ले कि एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। ये रहा वर्ब के बाद और वर्ब के पहले। ये बेसिक चीज है, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो बाउंड्री आपका वर्ब दिख रहा है, मोस्टली एरर यहाँ पे होने के क्या होते हैं? चांसेस होते हैं। जब टेंस की बात करें तो V2 है और V3 है, तो V3 होगा तो वो परफेक्ट टेंस में जाएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। तो वहाँ ऑक्सिलरी वर्ब और V3 का यूज करते हैं। V2 पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं और ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका या तो यहाँ क्या लगेंगे? V1 या तो यहाँ क्या लगेगा? V5। क्लियर हुए? अब जैसे हमने कि हे बोल दे यार, अगर हम ऐसे बोल दें, मान लिया कि ऐसा सेंटेंस आ जाए तो कहे कि ए में एरर है कि बी में या सी में या कॉमन एरर की बात करेंगे। ठीक है, तो इतना तो आपको पता है ना कि इंग्लिश ग्रामर में ही को क्या मानते हैं? सिंगुलर। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो या तो यहाँ पे क्या होगा? ही गोज देयर। अगर हम कह दें कि ही वेंट तो सही है क्योंकि आपने पास्ट में बोला। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात, अभी गो जब आ जाए तो गो का कोई कंसेप्ट यहाँ सूट नहीं कर रहा है। कंसेप्ट की बाज करें तो भाई ही सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो नहीं होता है। क्या होते हैं? गो। तो ही क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यही वो टेंस है जहाँ पे हमको ये कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। कहाँ पे V1 और कहाँ पे V5। तो एक बार पहले नोट लिख लेंगे
आगे यहाँ पे चलिए हम अपने हिसाब से, तुम अपने कॉमनली सोचो, सेंटेंस में सब्जेक्ट आते हैं, वो सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया दो ही पार्ट, क्या क्या, सिंगुलर और प्लूरल। तो इतना तो बेसिक नॉलेज हमें पहले से है, फिर भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। यहाँ लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस, अपने से सोचो आगे क्या लिखे, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और सिंटेक्स का नियम पूरा पूरा पालन करें आप। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या वर्ड आएंगे, से, इट, राम श्याम या कोई भी नाम। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एनी नेम। यहाँ पे आप शॉर्टकट लिख लीजिए एनी नेम, शॉर्टकट में ए से एक राम श्याम। अच्छा, यहाँ से आप लोग नोट लिखिए, ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, नोट। अच्छा, दिस वर्ड है, मान लो कि दिस वर्ड, दिस को सिंगुलर मानते हैं कि प्लूरल, सिंगुलर। दिस का प्लूरल क्या करते हैं, कुछ लोग दोज, कुछ लोग दिस, हाँ, दिस का प्लूरल, दैट का प्लूरल, कितना बार पेपर में ये भी पूछा गया है कि दिस का प्लूरल क्या है, तो दिस का प्लूरल दिस, दैट का प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता चल गए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होंगे, सिंगुलर। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें, गो लगाएंगे कि गोज, यहाँ पे कम लिखेंगे कि कम्स, कम्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें, प्ले की प्लेज, प्लेज। हम अंडरस्टूड, क्लियर हो गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2 लिखेंगे, प्लूरल पहले वर्ब लिखते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट तब प्लूरल वर्ब। वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। यहाँ लिखिए आप, दे दीजिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब। चलिए प्लूरल, बहुत लोगों को प्लूरल सब्जेक्ट का मीनिंग है। चलिए आप बताइए, एक दो वर्ड बताइए जो प्लूरल आप बता सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। वी, दे, ठीक है, और आई, यू, ये सबको पहचान लीजिए, ये सब क्या है, प्लूरल है। तो नीचे लिखेंगे आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन जैसे आ जाए, बॉयज, गर्ल्स, ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप बॉयज, गर्ल्स। अब समझ में आ गया कंसेप्ट। प्लस प्लूरल वर्ब, तो यही वर्ड उतरेगा। गोज का क्या उतरेगा, गो, कम, प्ले। ये ध्यान में रखना है। समझ में आया? लेकिन कभी कभी हम लोग इतना मिस माइंडेड रहते हैं, किसमें, पेपर में, एग्जाम में, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज लगा करके और सेंटेंस आगे चल रहे, हम लोग भी पढ़ते पढ़ते आगे निकल रहे, हमें पता ही नहीं चला कि सिंगुलर प्लूरल वर्ब कैसे होगा। तो इससे हमारी कॉमन एरर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे चलें, ठीक है।
करो ना, वो सब छोड़ दो, तो पढ़ाई हुआ है। ये नोट करेगा क्या? ये इतना मत बताना। हाँ चलिए नोट कर लो, तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फोटो और पिक, ये सब जब हम सामने हैं, नहीं जब सामने हैं, क्लास सामने चल रही है, थोड़ा मेहनत करा कर वोट करें। नहीं तो एग्जाम हॉल में आपके भी क्या होंगे, फोटो हो गया फिर। चलिए अब आप आंसर देंगे। नहीं पहले पूछने दो। टेंस का आइडेंटिफिकेशन और रूल तो हमारे हो गए। अफर्मेटिव में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो क्या क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस ई एस अफर्मेटिव है, तो ये सब तो आएंगे। वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा अफर्मेटिव। अगर निगेटिव की बात करें, निगेटिव स्ट्रक्चर, तो क्या आएंगे निगेटिव में? डू, डज, नॉट, गिवन और ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। अच्छा एक बात देंगे, तो वर्ब एक बाउंड्री है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता ही है, ठीक है? वर्ब के बाद क्या आएंगे? अच्छा इंट्रोगेटिव और निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के रूल जिससे पूछेंगे सब कोई नहीं बताए, जिससे पूछा जाए फिलहाल वही बताएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव आप बताइए, इंट्रोगेटिव और निगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव है तो कैसे शुरू होगा? सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से तो अफर्मेटिव शुरू होता है। WH वर्ड और एक्सिलरी वर्ब, ठीक है? तो कभी भी याद रखें, अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, आप कभी भी वो आवाज में रहेंगे तो शुरुआत उसकी होती है किससे? या इसके बाद क्या आएंगे? सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नहीं अरे हाँ फिर ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा और क्या छूटा? क्वेश्चन मार्क, तब जाके कंप्लीट हुआ। अब कभी कभी ये देख लेंगे, कभी कभी सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होता है, तब जब क्या मांगे? रीजन। लेकिन कभी कभी सेंटेंस किससे शुरू होता है? डूडल से। कब? जब हाँ यस नो में जवाब दे। डू यू नो? अब देखिए आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं का मतलब रीजन बताएं। हम ये बात जानते हैं या कुछ नहीं आप क्या जानते हैं, तो उसका अंग्रेजी में होगा व्हाट डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो यस नो में जवाब दे सकते हैं। डू यू नो? यस नो, ठीक है? तो कब यस नो आएगा? जब यस नो आएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब, और रीजन आएगा तो तो दोबारा रिपीट करने का मेन तरीका हमारा, ये मेन पर्पस आज की क्लास में ये था कि आप क्या करें, मतलब फिर रिवाइज करें और अप टू डेट स्ट्रॉन्ग हो जाए। बिकॉज कंपटीशन में कब ये खतरा करे, नोबडी नोज, ठीक है? सही बात है। तो अब हम लोग प्रीवियस क्लास में जो SW दिए थे, आप बताइए क्या दिए? फर्स्ट सेंटेंस कौन, एक मिनट ध्यान सुनेंगे, कौन आता है?
कौन जाता है कौन जानता है। तो इंट्रोगेटिव है कि नहीं? इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन तो क्या होगा बना एक बात अच्छा से कि कभी कभी हु WHO है वो खुद इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट का काम करता है। हु किसका काम करता है? इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट होना तो चाहिए। WHO वर्ड है हु के ठीक बाद क्या लगाना चाहिए? डू डज। लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हु डज कम, हु डज कम, गलत हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट का काम करता है कौन? हु वर्क्स एज एन इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? Who comes? Who comes? Who goes? Who goes? Who knows? Who knows? और क्वेश्चन मार्क। Who comes? Who goes? Who? सेकेंड, सूर्य हमें प्रकाश देता है, तो क्या इंग्लिश बनाया? सन gives us light। अच्छा, बहुत बार लोग अगल बगल रहते हैं कहीं भी कुछ पूछ देते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि सूर्य प्रकाश देता है, ट्रांसलेशन बनाइए। तो हम लोग भी अपना देरी नहीं करते, जो मन में है बना कर प्रेजेंट कर देते हैं। सन गिव्स अस लाइट। वो भी सुनते, वो भी कहता है कि नहीं लड़का ने बना दिया, इसका ट्रांसलेशन सही है, टेंस पढ़ा है कि नहीं? टेंस तो पढ़े हैं आप, ट्रांसलेशन आपने बना दिया, लेकिन कंपटीशन निकालने की भी बात आती है, पेपर भी निकालना पड़ता है। तो ध्यान दें कि ए में एरर है कि बी में है कि सी में कि नो है। ए में एरर है ना? क्या है? अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ट्रांसलेशन में मजाक में कोई भी ट्रांसलेशन पूछ देता है, आराम से अपनी भाषा में क्या करते हैं, बना देते हैं। भाई एक बात ध्यान रखें, टेंस जब पढ़ते हैं तो पूरा परफेक्शन होना चाहिए। क्या लगेगा इसमें? क्योंकि इसका आर्टिकल छूटा हुआ है। द के बिना आप पेपर निकाल लेंगे, पेपर में तो फंस गए हैं। तो ये होता है द सन गिव्स अस लाइट। अब ये कंप्लीट है। तो दुनिया में वैसी वस्तु जो अपने आप में क्या हो, अजूबा हो, यूनिक हो, उसके टक्कर का कोई नहीं हो, तो उसके पहले द आर्टिकल यूज करते हैं। तो सन के सन यूनिक है ना, उसके टक्कर का कुछ है तो उसके पहले क्या लगाएंगे? द। अब कहेंगे सर ताजमहल, ताजमहल एक यूनिक नाम है, उसके पहले क्या लगेगा? द। केवल ताजमहल लिख के बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। द ताजमहल, द सन, द मून, द अर्थ। अर्थ के पहले द थोड़ा नहीं लगाइए तो आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप अभी 2-4 साल और वेट कीजिए, प्रतीक्षा करें, ठीक है? तो तब तक एनडीए काम खत्म, फिर सीडीएस आ जाएगा, सीडीएस का भी काम उजड़ जाएगा। ऐसे सोचते रहेंगे तो बी अप टू डेट। अगर एमबीए निकालना है तो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, ना पता है ना कब निकल जाए, 2 साल, कोई जानता है? फिर आ जाएगा सीडीएस, सीडीएस भी हमारा इसी तरह से वेरिफिकेशन करते करते निकलेगा। तो भाई मजाक में नहीं लेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि हमारे पेपर निकालने के लिए 6 मंथ हम ऑनेस्टली देंगे, सिंसियरली देंगे, ठीक है? चलो 6 मंथ पढ़ाई करने के बाद भी 2-4 मंथ क्या करना पड़ता है? रिवीजन, प्रैक्टिस। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग स्ट्रांग होता है, वो पढ़ते गए, रिवीजन करते गए, तो एक ही टाइम में हो गया, 6 महीने में कंप्लीट। पेपर 7वें महीने में निकल गया, 7वें महीने निकल गया, अपना एसएसबी की तैयारी की, काम करना है कि नहीं? रिटर्न तो पहले निकले। तो 3rd नंबर बताइए क्या था? क्या तुम इस प्रश्न के उत्तर जानते हो? यस नो में है, क्या लिखेंगे? सो यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हो गया? प्रश्न क्या बोला? प्रश्न के उत्तर जानते हो? इस प्रश्न के, तो इस प्रश्न के ऐसे लिखेंगे ना, ध्यान देंगे। इस प्रश्न के उत्तर, जब एक मिनट एक और चीज समझाते हैं, जब भी 2 नाउन का के साथ क्या हो,
मिला हो तो अब उसकी इंग्लिश पीछे से आगे की तरफ बनाते हैं। हम कहें कि भारत का इतिहास, ठीक है, तो इंग्लिश बनेगा इतिहास के भारत, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। घर का दरवाजा क्या बनाएंगे, द डोर ऑफ द हाउस, ठीक है। एक बात ये ट्रिक नोट करेंगे कि अगर दो नाउन के बीच ऑफ आया हो तो फर्स्ट नाउन के बीच पहले अगर द नहीं लगाते हैं तो कॉमन एरर हो गया। क्या बताया मैंने, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। देखिए कैसे एसएससी में एक क्वेश्चन आया है, इस पे हम कराते हैं ध्यान दो। देखिए दो नाउन के बीच क्या आया हो, ऑफ, तो फर्स्ट नाउन के पहले द, फिक्स है, क्या लगाएंगे द। अब एसएससी का क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आया है कि आई लाइक टी ऑफ इंडिया, क्लियर हुआ। आई लाइक ए बी सी नो एरर, तो हमारे बी एरर हो गए क्योंकि टी क्या है, नाउन है, इंडिया क्या है, दो नाउन के बीच ऑफ, तो फर्स्ट नाउन के पहले। अब इतना कॉमन चीज हमको देखना पड़ता है तभी तो ग्रामर पढ़ने की जरूरत पड़ती है, वरना हम अगर किसी तरह टेंस समझ के जी लेते तो क्या जरूरत है हमें ग्रामर पढ़ने की। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हमें पेपर निकालने नहीं देता, ठीक है। क्या बोलेंगे, आई लाइक द टी ऑफ इंडिया, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन लिखेंगे, हम कहेंगे कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। सिंपल क्वेश्चन, एरर हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पे एरर हुआ, द कैपिटल, क्योंकि ये भी नाउन है ये भी नाउन है, तो यहाँ पे क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो इसका थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। थर्ड फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फोर्थ बताइए। मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट ऑन दिस मैटर। I don't want to make any comment on this matter. ठीक है? I don't want to comment about this matter. सही है? हाँ ये भी बोल सकते हैं। I don't want to comment, लेकिन कभी भी याद रखें make any comment, make any comment, इसके साथ make का यूज अच्छा लगता है, ठीक है? क्योंकि कमेंट लोग बनाते हैं करते हैं, इसलिए make एनी कमेंट में द कमेंट, अच्छा कमेंट को भी गिना जाता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल या एनी जैसा वर्ड का यूज होना जरूरी है। फिफ्थ नंबर, मैं इस साल पेपर क्वालिफाई करने के लिए, अच्छा मैं इस साल पेपर क्वालिफाई करने का कोई कोशिश नहीं छोड़ना चाहता, तो आई do not want to. क्या ये तो सिंपल आप बनाएंगे कि आप समझते हैं कि ये क्या है, निगेटिव है, तो क्या लिखेंगे, आई डोंट वांट टू लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। आई डोंट वांट टू लीव एनी पॉसिबल मेथड, एनी अटेम्प्ट। अच्छा एनी पॉसिबल मेथड, एनी वे, एनी पॉसिबल मेथड आप यूज कर रहे हैं, वो जस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, वो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन सिंपल अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो वो वर्ड का सिलेक्शन करते हैं जो हमारे ट्रांसलेशन के लिए क्या अच्छा,
हाँ, I don't want to leave any attempt to qualify the exam. qualify the paper This year. this year. एक तो ये हो गया। और कोई इसको स्टैंडर्ड तरीके से बनाए? सर अटेम्प्ट की जगह ना तो चांस लगा लो या चांस लगा देंगे। अपॉर्चुनिटी लगा लो। अपॉर्चुनिटी लगा, ठीक है। चलो ये तो टेंस की बात है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। अटेम्प्ट हुआ, चांस हुए, अपॉर्चुनिटी हुआ, वेज हुए, कुछ भी, ठीक है, पॉसिबिलिटी, चांस, जो भी दिखाना। लेकिन एक होता है कि निगेटिव, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस, कोई उपाय नहीं छोड़ना का एक फ्रेज भी आता है। क्या है फ्रेज? लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कोई उपाय नहीं छोड़ना। तो ये फ्रेज पहले नोट कर लेंगे, लिव नो स्टोन अनटर्न्ड। ये इडियम ही है। हाँ, इडियम्स एंड फ्रेज है। अब तुम्हारे CDS एंड DM में इडियम्स एंड फ्रेज आएंगे। लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई उपाय नहीं छोड़ना का मतलब होता है लिव नो अटेम्प्ट, लिव नो अटेम्प्ट। हमने बताया था कि इडियम्स फ्रेज पर डे कम से कम कुछ याद होने चाहिए। हम देखते जाओगे ना तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ते जाते हैं, अपना याद करते जाए। जब भी तुमको 5-10 मिनट, कोई ज़्यादा पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जहाँ मांग लगता है ना, वहाँ लोगों टाइम नहीं देना चाहते, है कि नहीं? लेकिन जहाँ इंटरेस्ट लगता है वहाँ टाइम का पता भी नहीं चलता। अब रही बात कि हमें जिस इंटरेस्ट के साथ यहाँ पढ़ने आए हैं, वही इंटरेस्ट आपको हमेशा रहे, बनाए रखे कि हमको पेपर क्या करना है, क्वालिफाई करना है। एक होता है ना पैसन टू क्वालिफाई योर एग्जाम, तो पैसन होना चाहिए, वो पैसन दिखना चाहिए है मेरे में। नहीं तो ऐसे जनरली हम सोचते रह जाते हैं कि चलो क्लास तो ले ही रहे, हम एकदम क्या है फ्री, अब रिलैक्स अवस्था में आ गए, भाई बिलियन में क्लास ले रहे हैं, है कि नहीं? अब क्या दिक्कत है? तो ये तो एक अप टू डेट क्लास की बात है, आपका प्रैक्टिस तो हो नहीं पा रहा है। इसमें अलग अलग चीज़ आते हैं, जैसे वर्ड मीनिंग, इडियम्स एंड फ्रेज, ठीक है, वो सबको भी क्या करें, देखते जाएं। अच्छा, एक तरीका और बता देते हैं, जैसे एग्जाम में एंटोनिम और सिनोनिम आता है, इडियम्स और फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो आप जरा बताइए, आपको फिल करके अपना प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, आंसर देना है कि आपको सिनोनिम इजी लगता है कि इडियम्स एंड फ्रेज इजी, याद कर लेंगे। इडियम्स एंड फ्रेज थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, याद नया नया वर्ड आया है, कुछ सीखें। हेलो, पहले जनरल बात बोलते हैं, ठीक है? आपको क्या अच्छा लगता है, इडियम्स एंड फ्रेज। लेकिन हम कहेंगे सर वर्ड मीनिंग जो है, एंटोनिम सिनोनिम याद करना, कभी कभी तो याद करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस आ जाता है पेपर में, इजी। अब आ गया क्वेरल, किसको पता नहीं है क्वेरल का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, फाइट आ गया, सबको पता है ना। लेकिन पेपर में आ गया कैंटेनकेरस, कैंटेनकेरस। अब बहुत फ्यू ऑफ यू नो द आंसर, बहुत कम लोग जानते हैं इसका आंसर। अब कैंटेनकेरस आ जाए तो लोग को घबराहट होगी कि नहीं होगी? घबराहट क्या, बहुत लोग तो ये सोचेंगे ऐसा लग लाइफ में एक बार मैंने देखा वर्ड पावर की कमी होने के चलते। अब यहाँ पे बताते हैं कि होता क्या है, ध्यान से नहीं। देखिए, जैसे एक तरफ हमारा एग्जाम में पूछा गया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कैंटेनकेरस। दूसरी तरफ इडियम्स फ्रेज भी लिखते हैं, कोई भी इडियम्स फ्रेज, से फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि लैंड वंस हियर, ये आपको सिनोनिम एंटोनिम लगता है कि इडियम्स फ्रेज लगता है? इडियम्स फ्रेज। और ये एक वर्ड जो आपने देखा, ये आपको क्या लगा, सिनोनिम होगा या एंटोनिम? वर्ड पावर है, वर्ड मीनिंग, दोनों में केवल आप डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस दिखा?
तो बना सीधा इसमें 3 वर्ड आए हैं। इसमें कितना वर्ड आया है? इसमें कितना वर्ड आया है? 1 वर्ड। तो कंपटीशन में 1 वर्ड का आंसर देना तभी दे पाते हैं जब उसके बारे में जानते हैं पूरी तरह से। लेकिन 3 वर्ड का आंसर देना थोड़ा आसान हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि हम उसमें अगर एक भी वर्ड, 1 या 2 वर्ड जान जाते हैं तो मीनिंग वाइज क्या करते हैं, गेस कर लेते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, मान लो कि इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसमें भी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अच्छा, इसमें मान लिया कि आ गया क्या, फाइट, क्वारल, मोरोस और ऑल ऑफ दीज। मान लिया कि ऑप्शन आ गया तो पेपर में बैठे हैं कैंटन टेस्ट, ये ध्यान दें एसएससी सीजीएल में आया है वर्ड, ठीक है। तो कैंटन क्रैश का मीनिंग अगर हमें पता है तो हम देर नहीं लगाते, सीधा ऑप्शन में देखते हैं कि किससे क्या है सूटेबल है, कौन सा सिनोनिम है हम उससे मिला लेते हैं, ठीक है। तो कैंटन क्रैश का मतलब अब पता चला आपको क्या होता है, झगड़ा, मतलब लड़ाई झगड़ा। तो आप बताइए कि इस पे किस पे टिक मारेंगे? ऑल ऑफ दिस पे। एक तो है फाइट, अगर फाइट पे हम मार भी सकते रहे तो दूसरा ऑप्शन दिया है क्या, क्वारल, तो 2 ऑप्शन तो होगा नहीं। तीसरा क्या है, मोरोस का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ होगा, नेगेटिव वर्ड होता है मोरोस नेगेटिव वर्ड। कैंटन क्रैश क्या ऐसा पॉजिटिव वर्ड है, ये भी तो नेगेटिव। ना इससे भी नेगेटिव होता है। ठीक है, मोरोस का मतलब भी होता है क्या, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, झगड़ा, ठीक है, इसका भी मीनिंग वही होता है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हम लोग 2 वर्ड जानते हैं तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई फाइट हो सकता है, अब क्वारल भी हो जाए, तो 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कट गए। हम मोरोस के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो हम अब ये कहते हैं कि हो ना हो आंसर हमारा क्या है, मोरोस। तो हम इस पे हम लोग क्या करते हैं, टिक मारते हैं। तो टिक मारने के बाद अब ये तो पता नहीं था, यहाँ पे ऑप्शन था ठीक है ऑल ऑफ दिस, तो मोरोस का मतलब भी क्या होता है, झगड़ा लुई होता है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पे ये सिंगल वर्ड था, तो सिंगल वर्ड के लिए आपको वर्ड वोकैब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब देखो, अब एक तरीका बताते हैं, चाहे हम एनडीए की तैयारी करते हो या सीडीएस, अगर हमें एसएससी का वर्ड मीनिंग मिले तो क्या हमें नहीं बचेंगे? अगर हम एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम वर्ड मीनिंग किसका याद कर लिए, एसएससी, तो खराब नहीं है, क्योंकि वर्ड मीनिंग कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। वर्ड मीनिंग में ये नहीं देखते कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम एनडीए का क्यों पढ़े, एनडीए वाले जाने हम वाई शुड आई प्रिपेयर फॉर एनडीए, ऐसा नहीं है। तो एनडीए हो या सीडीएस, वर्ड मीनिंग सबके लिए क्या है, इक्वल है। अच्छा, अब आते हैं हमारा क्या, लेंथ 1 ईयर। अब ये आ गया हमारा क्या, फ्रेज। अब कहेंगे सर ये फ्रेज का मीनिंग हमें पता नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन देख करके एग्जाम में कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। तरीका बताते, ये देख लें, लेंथ 1 ईयर, इसमें से कितना मीनिंग आप जानते हैं? ईयर का मतलब तो जानते ही होंगे, वंस का मतलब कोई व्यक्ति को रेफर करता है, और ये लेंथ का मतलब आगे वाला है भूमि। अच्छा, बहुत लोगों का ये होता है कि भूमि, या कुछ एक बात होती है, भूमि का अंग्रेजी क्या होता है, लैंड। यहाँ पे उधार। अच्छा, उधार देना, इसमें 2 वर्ड थे, वंस ईयर, किसी के कान। अब यहाँ पे हो सकता है कि मेन वर्ड इस सेंटेंस में कौन है, थोड़ा इस फ्रेज का मेन वर्ड क्या है,
नहीं, इस सेंटेंस का मेन वर्ड लेंथ। अगर लेंथ इडियम्स फ्रेज का मेन वर्ड आपको पता चल जाए तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर मेन वर्ड पता नहीं चलता है, अगल बगल के वर्ड पता चल जाते हैं, तब ऑप्शन पे ढूंढेंगे आप, भाई मेन वर्ड हम पता नहीं है, ईयर पता था और वंस पता था, ठीक है। अब लेंथ का मतलब होता है क्या, पे, गिव या किसी को देना, उधार देना या कुछ भी, उसके सेंस में किसका यूज करते हैं, तो लेंड वंस ईयर, किसी को अपना क्या दो, कान दो। कान देने के सेंस में नहीं है, ऐसा नहीं कि अपना कान निकाल दे, मीनिंग तो आपको पता चल गया। कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि आप कान दो का मतलब ये होता है कि आप ध्यान दो। सुनते किससे, ध्यान से सुनते हैं। तो बी अटेंटिव एंड लिसन केयरफुली, ठीक है। तो ऑप्शन थे चार में अलग अलग ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये भी था कि टू लिसन अटेंटिवली, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, टू लिसन अटेंटिवली। आराम से आप ऑप्शन भर देंगे। अब उसमें ऑप्शन ये भी था कि गो टू द डॉक्टर टू ट्रीट योर, क्या है ऐसे लोग, कुछ लोग को ये भी समझ, अच्छा इस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन से ईयर उसमें भी है, मतलब कुछ बेसिक पहली बार अपना चांस मारने आ गए, देखे कि थोड़ा सा देख लेते हैं पेपर, देखे कैसा होता है। तो भाई एक कंपटीशन है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग, मतलब कितना टाइम अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं। हम एक टाइम में क्या, मतलब ऐसा थोड़े है, वो टाइम गया कि जब आप एक ही टाइम में अपना तुक्का मार के निकल जाते थे। अब तो कंपटीशन का लेवल भी बढ़ रहा है, तो अपना पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब मेन चीज़ होता है अंडरस्टैंडिंग, वो बढ़ गया तो आपके हो गए तैयारी, क्लियर हुआ। तो अब हम लोग फिर से कुछ सेंटेंस लेते हैं, आप बनाएंगे। चलिए 5-6 क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, एकदम सही बनाएंगे, अपने ऑनेस्टली बनाइएगा। समझिए कि हमको अपना डू योर ड्यूटी कीजिए, बोले वह कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करता है, खूब फास्ट। वह कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करता है, चलाना पसंद करता है। आप किससे मिलना चाहते हैं, सेकंड, आप किससे मिलना चाहते हैं, आप किसके साथ दिल्ली में रहते हैं, आप किसके साथ दिल्ली में रहते हैं, आप किसके साथ दिल्ली में रहते हैं। मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या सर? मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। नेक्स्ट लिखेंगे, उसके बारे में वह मेरे बर्थडे पे आता है, वह मेरे बर्थडे पे आता है। हाँ 5 बनाइए, इसको सही बनाएंगे आप। ध्यान रखिए कि केवल ट्रांसलेट ही नहीं करना है, ग्रामर का भी ध्यान रखना है, कहाँ पे किस वर्ड का यूज करें। बेटे पे कहाँ आएगा,
गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव का यूज करेंगे। ड्राइव आ जाता है। वह कौन सी वह मेरे बच्चे पे आता है। आपको क्या गूगल से सर्च करना है? सर लाइक्स आएगा, लाइक आएगा, अब बताओ। अच्छा अब बताओ, लाइक आएगा कि लाइक्स आएगा? लाइक्स आएगा ना? एक बात बताइए, ये तो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट ही है तो लाइक, सब्जेक्ट प्लुरल है तो लाइक होगा। ये तो सिंपल बात है। अच्छा डज आ गया एक बार तो नहीं आ। अब डज आ गया तो नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बार एस लगाते हैं। टू डज के साथ वर्ब में एस नहीं लगाते। बहुत इजी है, आराम से आप बना सकते हो। टेंस से ही स्ट्रक्चर सही होता है। आपस में ट्रांसलेट बनाएंगे, मतलब आप क्या है कि पेपर तो जरूरी नहीं है एक जगह पड़ेगा, वो तो अलग अलग पड़ जाएंगे। आप किससे मिलना चाहते हैं? सही है। Who do you? चलिए शुरू करें। जब ट्रांसलेशन बनाने में मेरा हाथ खुलता है, दिमाग खुलता है, तब पेपर बहुत इजी लगता है। मतलब लगता है कि हाँ कुछ तैयारी करना है। अरे हाथे एकदम क्या चल रहा है, हमें पता है लेकिन खुल नहीं रहा। कहाँ प्रीपोजिशन लगाएंगे, कहाँ पे क्या लगाएंगे, क्लियर नहीं होता। ट्रांसलेशन करना ही है तो मतलब आप डायरेक्टली इंग्लिश में सोचो सर, मतलब दिमाग में ट्रांसलेशन करने से तो टाइम तो बचेगा। डायरेक्टली हम सोच सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली के लिए स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग तभी होते हैं जब हम उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। अब एक मिनट, स्पोकन में हम क्या करते हैं, फ्री रहते हैं। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक भी हो जाए, हम कह दिए कि सन गिव्स अस लाइफ, सुनने वाला को क्या दिक्कत थी, आपने आर्टिकल छोड़ दिया, मतलब तो वो समझ गया सन गिव्स अस लाइफ, एरर तो होगा ही ना। वो सिखाया कि द सन गिव्स अस लाइफ। तो याद रखें कि स्पोकन के लिए मैसेज इंपॉर्टेंट है और सही गलत आप बोल सकते हो, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए सर एक बार थर्ड बताना। आप किसके साथ दिल्ली में रहते हैं? फर्स्ट से चलते हैं, मतलब शुरू किससे करना है? आप किसके साथ, तो दिल्ली में क्वेश्चन पूछा ना किसके साथ, तो विथ हूम। अब देखो किसी के साथ रहते हैं तो कंपनी देते हैं, तो कंपनी देते हैं प्रीपोजिशन चलेगा, तो प्रीपोजिशन क्या चलेगा, विथ। बहुत सारा WH वर्ड जब प्रीपोजिशन के साथ मिक्स हो तो उसी के साथ उठता है। हम कहें कि किसके लिए, किसके लिए अंग्रेजी क्या होगा, फॉर हूम, क्योंकि किसके लिए फॉर प्रीपोजिशन है। अब क्वेश्चन अटैच है उसके साथ तो दोनों एक ही साथ उठेंगे, फॉर हूम। कौन सी पुस्तक, अटैच क्या है, पुस्तक, विच बुक, किसके साथ, विथ हूम, ऐसे सेटल होता है। अजय फर्स्ट बताइए, फर्स्ट क्या था, वह कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करता है? वह कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करता है। हम सीधा क्या निकाले, Which car does he like to drive?
Does he Like to drive. like to लाइक्स होगा ना Like होगा. drive? Likes होगा ना? अच्छा Prefer नहीं हो सकता। देखिए, हाँ फिर से वो बात आ गई प्रेफर। भाई एक बात बताएं, हम लोग स्पोकन में क्या होता है, प्रेफर भी बोल देते हैं, लाइक भी बोल देते हैं। तो जो बहुत सारा सिनोनिम है, स्पोकन में हम लोग फ्री पसंद करना कहते हैं क्या होता है, लाइक। यहाँ लाइक सुनते हैं हम। एक मिनट, अब सीधे चलते हैं किस पे, कॉमन एरर पे। रेड का डर ये लाइक तो बाई। अब बताइए कि किस पार्ट में एरर है, बी में, सी में, या ए में, या नो एरर? No error. अभी एकदम कॉन्फिडेंस से बताइए। No error. नो एरर। कितने लोग नो एरर में हाथ उठाए, नो एरर वाले? सोच समझ के उठाइए। 1 2 3 4 5 6 लोग। बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन हम लोग 6 ही लोग उठा रहे हैं नो एरर। नो एरर में 7 लोग। अच्छा अब देखते हैं, ये देखिए अभी सिलेक्शन डिससिलेक्शन क्वालिफाई डिसक्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। 7 लोग किस पे चले गए, नो एरर। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि किस पार्ट में एरर है, बी में? बी वाले उठाए हाथ उठाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि बी में कितने लोग हैं, 9। मेरा भी ऐड कर दो. है? अब बहुत लोग का भी हिम्मत डोल गया, मतलब कि भाई मन टूट गया. कि बी में क्या है, ज़्यादा आ गया. बी में कितने, 7। लेकिन बी में कितने लोग हैं, 9। 2 लोगों की संख्या बढ़ गई, तो जो लोग कम पड़ गए हैं वो भी अपना पार्टी चेंज करना चाहते हैं। हम भी उसी में नहीं मैं नहीं करती. नहीं जाना है नहीं. तो अब देख लो, एक मिनट, सब कुछ पढ़ाई हुआ है, एक कॉन्सेप्ट सब बताए हैं। अच्छा बी में वाकई में एरर नहीं है. ठीक है, क्वालिफाई हो गए। Thank you. रिकमेंडेशन लेटर 7 लोगों ने वाले ने इस 3 सेंटेंस को क्या किया, क्वालिफाई किया। अब बहुत लोगों को बी में ये लगता होगा ये बात अब ही बता आया दो तो क्या है. तो ही के साथ क्या लगेंगे, हम लोग यही सोचते हैं कि ही आया है तो क्या लगेंगे, लाइक। अरे भाई क्वेश्चन जब क्वेश्चन में क्या लग गया, 10 तो लग गया, 10 पहले लग गया, एसीएस लग गया, हर जगह एसीएस लगाएंगे तो कितना खराब है। which car does he like to drive? जोड़ दे लाइक कार्स भी होते ड्राइव भी गलत बोले, ध्यान देखिए इस पे बेस नहीं लगाएंगे। चलो सेकंड बताइए, आप किससे मिलना चाहते हैं? आप किससे मिलना चाहते हैं। अब देखो किससे, अब केवल whom से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। किससे का मतलब क्या होगा, डू लगेंगे क्योंकि क्या है, हाँ वांट तो। अच्छा बहुत लोग ये सोचेंगे कि यहाँ यू आया है इसलिए वांट होगा, एस नहीं लगाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऑलरेडी क्या आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे कंसेप्ट लिख लीजिए, कंसेप्ट 3 चीज याद रखेंगे, क्या क्या, डू डज और अगर ये दिख जाए तो किसका यूज करते हैं, डू डज और सर विद आएगा तो किसके साथ, साथ का मतलब क्या होता है, जैसे आप बोलेंगे ना कि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, परी किससे? एक मिनट, अब मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, तो साथ मतलब कंपनी दे रहे हैं अपनी मम्मी का, तो कंपनी देने के लिए किसका यूज होता है, तो किसके साथ पूछ रहा है कि किसके साथ आप कंपनी देते हैं, विथ। सर किससे है ना, ये किससे ये किससे है? आप किससे मिलना चाहते हैं, किससे मिलना चाहते हैं। अच्छा किससे मिलना चाहते हैं, हाँ। तो विथ नहीं लगाएंगे, वही तो मैं बोल रहा हूँ। Whom do you want to? यहाँ किसके साथ नहीं है, किससे, तो किससे? हाँ
तो होम डू यू वांट टू। चलिए थर्ड नंबर बताइए। किसके साथ है किसके साथ दिल्ली में रहता है? आप किसके साथ आप किसके साथ दिल्ली में रहते हो? किसके साथ दिल्ली में रहते हैं? नहीं आ जाएगा ना। आप किसके साथ दिल्ली में रहते हैं? विथ होम, अब यहाँ पे विथ होम और नंबर मैं इसके बारे में सब जानता हूँ। आई I know everything about him. About him. अबाउट कित नंबर वह मेरे बर्थडे पे आता है। अच्छा सुन लो, सुन ले प्रियांशु। वह मेरे बर्थडे पे आता है, तो इसका क्या बनाया आप लोग? He comes on my birthday. हाँ, he comes on my birthday at my birthday. On पे आया ना पे। पे से ऑन नहीं होता है। ये ध्यान अपॉर्चुनिटी और ओकेजन हो तो ऑन का यूज करो, ठीक है? तो बर्थडे पे आना एक अपॉर्चुनिटी है, आपको ओकेजन लगता है, आप मिस नहीं करना चाहते, एग्जाम छोड़ देंगे, बर्थडे नहीं छोड़, ठीक है? नहीं अच्छा, he comes on my birthday, ठीक है? He comes on my birthday. तो अपॉर्चुनिटी और ओकेजन के लिए किसका यूज करेंगे? ऑन का। अपना लिखना वो लिख लेंगे, अपॉर्चुनिटी ओकेजन के लिए ऑन का यूज करते हैं। लेकिन अभी टेंस में आप कोई डाउट है? अब रही बात, बहुत सारा ट्रांसलेशन है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे आप।